गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक देयर विल बी अबाउट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट जिंक आयन बैटरीज के ऊपर कुछ करनी है, वहां पे बातें। फिर वहां पे बातें चलेगी सेंटर डेजिग्नेट CISF एज अ न्यू सेफ्टी रेगुलेटर फॉर इंडियन सी पोर्ट्स। G20 के ऊपर कुछ बातें हैं, COP30 उसका ड्राफ्ट वहां पे कुछ आया है तो उसके रिगार्डिंग बात है। द लास्ट टॉपिक दैट विल बी अबाउट ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड दैट इज अबाउट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स या फिर ये जो पीडीएफ आपके सामने है, ये सारी की सारी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे से आपको मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीडीएफ है वो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स जो गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ताकि आपको अलग से कोई नोट्स वगैरह बनाने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और क्या है अभी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज में, तो भैया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने अभी एक MOU वहां पे साइन किया है अबाउट 3000 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। और ये MOU जो साइन किया है वो किसके लिए किया गया है? टू बूस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट, वाटर बेस्ड अर्बन मोबिलिटी एज वेल एज रिवर टूरिज्म। कौन से वाले जोन के अंदर? नॉर्थ ईस्ट की बातें यहाँ पे है। तो नॉर्थ ईस्ट में कार्गो ट्रांसपोर्ट, वाटर बेस्ड अर्बन मोबिलिटी एज वेल एज रिवर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक MOU वहां पे साइन हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज IWAI अभी न्यूज में है। तो एग्जैक्टली आपको बस यही जानना है कि ऑथोरिटी है क्या, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी है, इसका मतलब उसके बैकअप में कोई कानून होगा। तो बोले यस, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985। उसका मेन काम क्या है? तो इंडिया के अंदर इनलैंड वाटरवेज को नेविगेशन और शिपिंग के लिए डेवलप करना, रेगुलेट करना और मेंटेन करना। हेडक्वार्टर्स है यूपी के अंदर, नोएडा के अंदर। बाकी पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, कोची, वहां पे उसकी रीजनल ऑफिस मिल जाती है। एस्टैब्लिशमेंट हुई इन द ईयर 1986, जिसमें उसका मेन काम क्या था? तो बोले इंडिया के नेशनल वाटरवेज और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को वहां पे और डेवलप करना, ताकि एक नई फ्यूल एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा सके। देखा जाए तो ऑलरेडी उसकी अगर हम फंक्शनिंग्स की अगर हम बात करें तो इट हैज डेवलप नेशनल वाटरवेज, दैट इज नेशनल वाटर नंबर 1 जो है वो गंगा के ऊपर है, सेकंड ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, 16 बराक के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस साथ साथ वो फेयरवे डेवलपमेंट की भी वहां पे मतलब काम चल रहा है, दैट इज अबाउट ड्रेजिंग हो गया, चैनल मार्किंग हो गई, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नेविगेशन को भी मतलब ये लोग वहां पे संभालते हैं, रेगुलेशन भी यही करते हैं। जो भी वेसल्स वगैरह वहां पे मूव करती है तो उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह करना, और स्टेट के इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करने का काम भी इन्हीं का रहता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें वाटरवेज की, तो वहां पे आपको एक बड़ी बड़ी रिवर में एक तो मिलती है ब्रह्मपुत्रा, दूसरी आती है बराक, सुबनसिरी, लोहित, सियांग, लांग। साथ साथ देखा जाए तो छोटी छोटी ऐसी रिवर्स, गोमती वगैरह हो गई, इम्फाल वगैरह हो गया। तो इन सारी रिवर्स के ऊपर वहां पे वाटरवेज पॉसिबल है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। तो वहां पे अलग अलग डिक्लेरेशन हो रही है अलग अलग रिवर्स के ऊपर। जैसे कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो सदिया से लेके धुबरी के बीच में बना है ऑन ब्रह्मपुत्रा, जो आसाम के अंदर कार्गो एज वेल एज पैसेंजर मूवमेंट के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे 16 डिक्लेयर हुआ है ऑन बराक रिवर, जो लखीपुर भांगा को वहां पे कनेक्ट करता है, विच इज इंपॉर्टेंट रूट फॉर मणिपुर, मिजोरम एज वेल एज सदर्न आसाम। और तीसरा है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स, दैट इज IBP रूट्स, जो नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के पोर्ट्स के साथ वहां पे कनेक्ट करता है, जिससे हमारा साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड है वो और वहां पे बेटर हो सके। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज।
न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ साथ कुछ बातें हैं जिंक आयन बैटरीज के ऊपर। एक बेंगलुरु बेस्ड डीएसटी इंस्टीट्यूट CENS, उन्होंने कुछ डेवलप किया है। दे हैव डेवलप्ड अ ब्रेक थ्रू कैथोड एक्टिवेशन टेक्निक that dramatically improves the performance of zinc ion batteries. Zinc ion battery जो कि लिथियम आयन की एक अल्टरनेटिव है, वहां पे उन्होंने कैथोड एक्टिवेशन टेक्निक को वहां पे ब्रेक थ्रू वहां पे दिया है। पहले तो जिंक आयन बैटरीज होती क्या है? एक रिचार्जेबल बैटरीज है जो जिंक मेटल का यूज करती है एनोड के ऊपर और एक एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करती है साथ साथ, ऑफरिंग अ सेफर एंड मोर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन। इट इज डेवलप्ड बाय द न्यू हाई परफॉर्मेंस ZIB कैथोड। अगर हम बात करें न्यू हाई परफॉर्मेंस ZIB कैथोड की, तो इट वाज डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स at CENS Bengaluru, that is Center for Nano and Soft Matter Science। एम क्या है? तो एक स्टेबल, एक हाई एनर्जी डेंसिटी, एक इको फ्रेंडली बैटरी को वहां पे बनाना, ताकि फ्यूचर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ऐसे रिगार्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसे वहां पे थोड़ा सा और बूस्टअप कर सके। साइंटिस्ट ने यहाँ पे किया क्या है? तो दे हैव अप्लाइड अ थर्मो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिवेशन प्रोसेस टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, and this treatment introduces useful defects, converting it into Zn V2O5 with porous pathways that allow zinc ions and hydrogen ions to move easily। और उसका रिजल्ट वहां पे उनको क्या मिला है? दैट इज फास्टर आयन ट्रांसपोर्ट, हायर एनर्जी स्टोरेज एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ। सो दैट इज द ऑल अबाउट द फीचर्स। और उसको ही मतलब अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पे जो Zn V2O5 जो है, इट स्टोर्स फार मोर एनर्जी देन अनट्रीटेड V2O5। इन शॉर्ट यहाँ पे जो जिंक वाली जो बैटरीज जो है वो थोड़ी सी और बेटर तरीके से एनर्जी को वहां पे, उसकी डेंसिटी को वहां पे स्टोर कर सकती है। एक्सेप्शनल लॉन्गेटिविटी बोल सकते हैं। इट कैन विथस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ चार्ज साइकिल्स विथ मिनिमल डिग्रेडेशन। सो दैट इज अ काइंड ऑफ फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यू बैटरीज। साथ साथ वहां पे आपको मिलता है हाइड्रोजन आयन स्टेबिलाईजेशन। द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इंप्रूव्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग आयन इंसर्शन, fully adequate electrolyte, that it makes the system non-flammable as well as safer than lithium ion batteries। लो कॉस्ट मटेरियल का वहां पे यूज होता है, क्योंकि लिथियम जो है और कोबाल्ट जो है उसे पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो आपको प्रचुर मात्रा में वहां पे मिल जाता है। तो एक इको फ्रेंडली सेफर टेक्नोलॉजी यहाँ पे बन रही है, एक सेफर एनर्जी वहां पे बन रही है, जो हमारी लिथियम और कोबाल्ट की इंपोर्ट को कम करने में हेल्प कर सकती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट CISF। सेंटर ने रिसेंटली CISF को एक न्यू सेफ्टी रेगुलेटर के थ्रू वहां पे डेजिग्नेट किया है। फॉर व्हाट? फॉर इंडियन सी पोर्ट्स। तो जितने भी हमारे समुद्री बंदर है, सी पोर्ट्स है, उनकी सिक्योरिटी अब किसके हाथ में है? विथ CISF। So the central government has designated the CISF as a new safety regulator for over 250 major and minor sea ports। पूरे भारत के बड़े और छोटे बंदरों को अगर मिलाए तो 250 से भी ज्यादा मेजर माइनर पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक नया रेगुलेटर वहां पे आ चुका है, दैट इज CISF। And we all know what is the meaning of CISF, that is Central Industrial Security Force। सो अभी देखा जाए तो सारे के सारे मेजर और माइनर सी पोर्ट्स को यही लोग वहां पे ध्यान में रखेंगे। उनकी सिक्योरिटी की जो पूरी जिम्मेदारी रहेगी वो CISF की वहां पे रहेगी। बाकी सब वहां पे लिखा हुआ है कि भैया ये सब चेंज लाने की जरूरत क्या थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो देश के अंदर कार्गो मूवमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, ब्लू इकोनॉमी जो है वो और एक्सपांड होती जा रही है, और इसीलिए हमें यूनिफॉर्म प्रोफेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की वहां पे जरूरत थी। और 250 से भी ज्यादा सी पोर्ट्स के अंदर वहां पे स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, मॉडर्न स्क्रीनिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान्स, इन सब की वहां पे बोल सकते थे कि इन सब वहां ये सब कुछ वहां पे इनएफिशिएंट था या फिर लैक कर रहा था, इसीलिए वहां पे आपको इसकी जरूरत थी एक बढ़िया सी सिक्योरिटी की। तो ओवरऑल प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि अब सारे के सारे पोर्ट्स की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स,
that is known as CISF. और CISF की अगर हम बात करें तो यस, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? दैट वाज इन द ईयर 1969 विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नो डाउट। उसके बाद उसी एक्ट को वहां पे एक फुल फ्लेज्ड आर्म फोर्सेस में कन्वर्ट करने के लिए एक नया एक्ट बनाया गया, CISF एक्ट 1983। उनका मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी टू क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर and ensure safe and secure uninterrupted industrial aviation as well as strategic operations. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट G20। लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, PD गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन UPSC एंड GPSC क्लास 1-2 एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, गुजराती एज वेल एज हिंदी मीडियम। और हमारी नई बैचेस जो है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने के लिए जा रही है, विच विल बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। और ऑफलाइन बैचेस आपको कहां पे मिलेगी? तो हमारी हर एक ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और एल्स यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। सो आप इस नंबर के ऊपर या तो कांटेक्ट करें या तो उस फॉर्म को फिलअप करें, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। बैचेस की ड्यूरेशन क्या रहेगी, किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पे होती है, कौन से लेवल की पढ़ाई होती है, उसके लिए आप वहां पे डेमोस को अटेंड कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वी कैन से, राइट, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन ऑल ओवर गुजरात जो आपको एक परफेक्ट गाइडेंस देती है। इन PD गुरुकुल इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट अमंग ऑल ऑफ देम, जो आपको UPSC एंड GPSC क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प करती है। और साथ साथ अभी 3 डेज के फ्री डेमो सेशंस भी है और अप टू 50% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे ओपन है। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो देर किस बात की है, बस आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट G20। और अभी G20 के अंदर क्या वहां पे नया है? द साउथ अफ्रीका हैज अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2025। उन्होंने 2025 की G20 की प्रेसिडेंसी को वहां पे हासिल किया है। उनकी थीम वहां पे क्या थी? दैट इज सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, अनवेलिंग प्रायोरिटीज सेंटर्ड ऑन डिजास्टर रेजिलियंस, डेट रिलीफ एंड क्लाइमेट फाइनेंस एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। इन सब के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे बात है। दिस मार्क्स द फर्स्ट G20 समिट होस्टेड ऑन अफ्रीकन सॉइल, coinciding with India's strong advocacy for global south। और we all know that what is G20, पूरे दुनिया का एक बहुत ही बढ़िया से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑपरेशन करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए वहां पे एक बहुत ही बढ़िया से बनाया हुआ एक फोरम जो ग्लोब के 20 बड़े बड़े नेशंस को कनेक्ट करता है। इट ब्रिंग्स टुगेदर मेजर एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज to coordinate on global economic developmental and governance challenges। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। और उसके बाद देखा जाए तो अलग अलग कंट्रीज ने वहां पे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इट हैज अपग्रेडेड टू लीडर्स समिट लेवल इन 2008-9 टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्सेस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ओवर द टाइम it expanded its agenda beyond macroeconomics to include the climate change, health, energy development, etc. etc. अगर उसके टोटल मेंबर्स की बात करें तो इट कंप्राइज 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। द मेंबर्स टुगेदर रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ट्रेड and 2/3 of humanity, and that is all about the importance of G20। और अगर हम प्रेजेंट G20 ट्रोइका की अगर हम बात करें तो ब्राजील है फ्रॉम 2024 और साउथ अफ्रीका है 2025। द नेक्स्ट विल बी USA फ्रॉम द ईयर 2026। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट COP30 ड्राफ्ट आउटकम। अब क्या है ये? सो द COP30 क्लाइमेट समिट जो कि अभी है बेलेम के अंदर इन ब्राजील, इट हैज एंटर्ड इट्स फाइनल आवर्स
and a major global split after the new draft outcome text removed all the references to the fossil fuels, including the roadmap for a transition away demanded by over 80 countries. तो भी एग्जैक्टली जानते हैं उसका आउटकम अभी रिसेंटली क्या है. COP30 draft outcome text is the proposed final political declaration which is prepared by Brazilian presidency and summarizing the agreed global commitments on climate mitigation, adoption and finance and implementation. पेरिस अग्रीमेंट के रिगार्डिंग वहां पे जो भी क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स जिस भी अलग अलग कंट्रीज ने वहां पे दिए हैं ग्लोबल कमिटमेंट्स, उन सबका एक फाइनल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन दैट इज नोन एज COP30 ड्राफ्ट. और ये जो ड्राफ्ट होगा इट विल बिकम द समिट्स फॉर्मल कवर डिसीजन ओनली इफ एडॉप्टेड बाय कंसेंसस. उसके मेन की आउटकम्स क्या है? नो मेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और फेज आउट रोडमैप. The revised draft removes all language on transitioning away from coal, oil and gas, a reversal from earlier drafts and from COP28 global stocktake commitments to shift away from fossil fuels. No timeline or milestones for fossil fuel transition. वहां पे कोई भी टाइमलाइन नहीं देने वाले हैं. Despite the support from 80 plus countries, फिर भी इस ड्राफ्ट ने अवॉइड किया है क्या? Setting deadlines or mechanisms for an orderly fossil fuel phase down or phase out. In short, fossil fuel को दूर करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन इसमें नहीं दी गई है. पुश फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एनहांसमेंट, क्लाइमेटिक रीजन के अंदर और फाइनेंस को बढ़ाने के लिए वहां पे पुश किया गया है. इट कॉल्स फॉर ट्रिपलिंग द क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2030 as compared to the 2025 level, but does not specify who must pay or how the target will be met. उसने बोला है कि 2025 के कंपैरिजन में हमें 3 गुना ज्यादा वहां पे फाइनेंस करना चाहिए, लेकिन वो पैसा कौन देगा और वो टारगेट कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में ये साइलेंट है. References to adaptation as well as NCQG discussion. It mentions the progress on adaptation, including a high-level ministerial roundtable on new collective quantified goal, the new climate finance target to replace the old billion goals. साथ साथ वहां पे उसी के अलग अलग फीचर्स वगैरह की बात है. दैट इज अवॉइडेंस ऑफ पॉलिटिकली सेंसिटिव कमिटमेंट्स, उसको वहां पे थोड़ा सा अवॉइड किया गया है. और उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट हैज ट्रिगर्ड अ मेजर डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ. About 29 nations formally threatened to block the draft, marking one of the sharpest decision in COP history. लगभग 29 के आसपास नेशन जो है वो इस ड्राफ्ट को ब्लॉक करने की वहां पे बातें वहां पे कर रहे हैं. फॉर्मली ड्राफ्ट सीन एज अ रोल बैक फ्रॉम COP28 दुबई. COP28 दुबई के अंदर वहां पे जो भी एग्रीमेंट्स हुए तो वहां से सारी रोल बैक आ रही है. रोल बैक का मतलब उसका पूरा रिवर्स डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है. It raises the question on credibility of global climatic process. जिस तरीके से यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को वहां पे दूर किया गया है, तो वहीं से ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेस के ऊपर वहां पे कुछ क्वेश्चन शुरू हो गए. एनवायरमेंटल ग्रुप्स वार्न दैट पासिंग अ वीक फॉसिल फ्यूल फ्री टेक्स्ट वुड सिग्नल अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म. तो ये सब बातें वहां पे है. इन शॉर्ट, फॉसिल फ्यूल को वहां से हटाना is not a wise choice, ऐसा लोगों का यहाँ पे मानना है. And now the last topic, that is about ICDS, Integrated Child Development Service. इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसने अभी रिसेंटली 50 साल कंप्लीट किए हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में. और उसका टारगेट क्या था? That is evaluation of its impact as a lifeline for child nutrition, अर्ली लर्निंग एज वेल एज मैटरनल हेल्थ. चाइल्ड न्यूट्रिशन, अर्ली लर्निंग और मैटरनल हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाली एक सर्विस ICDS, इंडियाज लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत हुई थी 1975 से, जो हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्री स्कूल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं if through all the आंगनवाड़ी सेंटर्स to all the children from 0 to 6 years. साथ साथ प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, उन सब के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है इस सर्विस के अंदर.
2 अक्टूबर 1975 को इसे 2 पायलट ब्लॉक्स के अंदर इसे लॉन्च किया गया था, अमरावती का धरणी और मुंबई के अंदर धारावी। वहां से इसकी हुई थी शुरुआत। इट वाज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फंडिंग देने की वहां पे जरूरत होती है। ओवर 5 decades, that is 50 years, it has expanded nationwide and becoming one of the world's largest community-based child development initiatives. लगभग 14 lakhs आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर इसको वहां पे हमने स्प्रेड किया। उसका मेन एम क्या था? तो भैया जितने भी चिल्ड्रन है 0 to 6 years वाले, वहां पे न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को और इंप्रूव करना है, साथ साथ साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, चाइल्ड मोर्टालिटी को कम करना है, माल न्यूट्रिशन को दूर करना है, स्कूल ड्रॉप आउट्स को वहां पे दूर करना है। इट ऑल्सो एंश्योर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट। और उसके मेन की फीचर्स में क्या था? दैट इज 6 कोर सर्विसेज: सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विस एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन। एंड दैट इज ऑल अबाउट ICDS, जिसे रिसेंटली अभी 50 साल वहां पे कंप्लीट हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन द कंटेक्स्ट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी यहीं तक का रखते हैं। आज के न्यूज में इतना ही था, और न्यूज के साथ और करंट अफेयर्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का आपने रखते हैं।